बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम and अस्सलाम वालेकुम my dear students. I am Rifa Jahan from Learning with Rifa Jahan YouTube channel. So today I am going to teach you another topic from chapter number 13 and that is transport of respiratory gases. Basically आज की लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमंस में जो रेस्पिरेटरी गैसेज हैं वो ट्रांसपोर्ट कैसे होती हैं, मतलब कि ब्लड में कैसे ऑक्सीजन शामिल होती है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से रिलीज आउट करवाई जाती है, मतलब कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से बाहर जाती है। समझ आ गई। सो बेसिकली आज हमने तमाम की तमाम जो रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है वो डिस्कस करना है। कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो हेल्प करते हैं इनकी ट्रांसपोर्ट में, वो सारी की सारी डिटेल जो है वो आज हमने डिस्कस करनी है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। सो दिस इज द मेन स्लाइड जहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है। बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि हमने ट्रांसपोर्ट डिस्कस करनी है रेस्पिरेटरी गैसेज की, कि रेस्पिरेटरी गैसेज जो है वो ब्लड से अंदर बाहर कैसे होती हैं। समझ आ गई। अब ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट में हमेशा जो ऑक्सीजन है उसकी इनटेक करवाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमेशा उसको रिलीज करवा दिया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती, हाँ ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो हम इनटेक करते हैं। कैसे इनटेक करते हैं, ब्लड में कैसे जो है वो ट्रांसपोर्ट देखी जाती है। बेसिकली हम कह तो ये सकते हैं कि लंग्स में गैसेज एक्सचेंज होती हैं। यहाँ ब्लड का क्यों जिक्र हुआ, ऐसा है कि आपको पता है कि अगर हम लंग्स की बात करें तो उनमें छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं जिनको एल्वुलाई बोलते हैं, और अगर हम एल्वुलाई की बात करें तो काफी सारी ब्लड कैपिलरीज ने एल्वुलाई को सराउंड किया होता है। ठीक है, अब क्योंकि सराउंड किया होता है तो यही वो साइट है जहां गैसेज एक्सचेंज होनी होती है। कैसे, क्योंकि यहाँ कैपिलरीज हैं। ठीक है, अब कैपिलरीज जो है वो एल्वुलाई के पास आती है और ये सिंगल सेल थिन होती हैं। ठीक है, और यही फैक्टर है कि सिंगल सेल थिन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से फिर क्या करेंगी एल्वुलाई जो है वो ऑक्सीजन को ब्लड में शामिल करवा दी जाती है और जो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड कैपिलरीज लेके आती हैं एल्वुलाई तक, तो एल्वुलाई क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करती है। ठीक है, वो लंग्स में आती है, लंग्स से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज दिया जाता है। समझ आ गई कि कैसे जो है वो एल्वुलाई साइट के तौर पे एक्ट करती है जहां बेसिकली रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज देखा जाता है। अच्छा जी, अब ये जो हमने एक्सचेंज देखा ना, इसमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या इन्वॉल्व होते हैं, कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। स्पेसिफिकली 3 फैक्टर्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं। मैंने प्रॉपर एक खास किस्म के पैटर्न में आपके साथ मैंने जो है वो नोट शेयर कर दी, ताकि आपको माइंड में आइडिया हो कि अगर पेपर में ये सवाल आता है तो हमने किस स्केच को फॉलो करते हुए ये नोट्स उठा के हमने पेपर में लिखने, ताकि आपके मार्क्स बहुत अच्छा आए। ठीक है, चलें जी, प्रॉपर हेडिंग्स के साथ हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग है जी, जो कि फैक्टर की हेडिंग है, वो है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट। लेकिन ये फैक्टर जो है उसमें इन्वॉल्व कौन हो रहा है, बेसिकली पार्शियल प्रेशर जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ही आप कह सकते हैं चीज़ों को इनिशिएट करवा रहा होता है, मतलब कि गैसेज एक्सचेंज को, ट्रांसपोर्ट को जो है वो इनिशिएट करवाता है। नहीं समझ आई, परेशान नहीं होना। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है कि जहां कंसंट्रेशन जिस गैस की ज्यादा होगी वो ज्यादा से कम की कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। नहीं समझ आई, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम है लेकिन इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा है। इसी तरह बाहर से भाग के ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है, क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन कम, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा। सो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन मूव करती है, कोई भी गैस हो वो मूव करती है। इसी तरह अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी में ज्यादा होती है और इन्वायरमेंट में कम होती है। इसी तरह हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये गैस भी मूव करेगी। समझ आ गई। तो कहते हैं कि अगर हम डिफ्यूजन की बात करें या अगर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस की बात करें तो उनमें एक फैक्टर इन्वॉल्व होता है, और वो जो फैक्टर हमने पहला फैक्टर डिस्कस किया वो पार्शियल प्रेशर होता है। समझ आ गई कि डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। एक जगह गैस का ज्यादा होना, दूसरी जगह कम होना बहुत जरूरी है, तभी वो ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगी, तभी हम कहेंगे जी ट्रांसपोर्ट होगी। समझ आ गई। अच्छा जी, दूसरा है कि जी सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। नहीं समझ आई, मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है कि लंग्स जो है, हमने कहा काफी सारी एल्वुलाई मिलके लंग्स बनाती हैं। एल्वुलाई क्यों कॉन्स्टिट्यूट होती है, इसीलिए क्योंकि वो लंग्स के सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं।
लंग्स के सरफेस एरिया को बढ़ाती है। तो आपको पता ही होगा कि एल्वुलाई कैसे लंग्स के सरफेस एरिया को बढ़ाती है। अब एल्वुलाई मैंने काफी सॉरी आपको पता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ने उनको सराउंड किया होता है। अब ज्यादा सरफेस एरिया होगा एल्वुलाई की मदद से तो ज्यादा ब्लड कैपिलरीज सराउंड करेंगी, और ज्यादा कैपिलरी सराउंड करेंगी तो जाहिर है जो एल्वुलर सरफेस है वो भी इनिशिएट करवाती है गैसेज एक्सचेंज को। समझ आ गई है? ये थिन होनी चाहिए लेयर एल्वुलाई और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान, ये सिंगल जो है वो सेल थिन होनी चाहिए ताकि बड़ी ही आसानी से गैसेज जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सके। दूसरा फैक्टर भी समझ आ गया। अच्छा जी, तीसरा है ब्लड इन द लंग्स इज सेपरेटेड फ्रॉम एल्वुलर एयर। अब ऐसा है कि अगर लंग्स की बात करें तो इसमें पहले से भी एयर मौजूद होती है और बाहर से फ्रेश एयर भी आ जाती है, मतलब कि बासी एयर, बासी क्या रहते हैं क्योंकि पहले बाहर से जब हम एयर लेके जाते हैं तो ऑलरेडी कुछ एयर का पोर्शन जो है वो हमारे लंग्स में भी मौजूद होता है। सो बाहर से जो एयर अंदर जाएगी, ठीक है, वो भी बाहर से अंदर आई। उसके अलावा हमने कहा कि थिन मेम्ब्रेन होनी चाहिए क्योंकि बाहर से गैसेस अंदर आ रही हैं क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरह एल्वुलाई और जो कैपिलरीज हैं ये सिंगल सेल थिन होनी चाहिए ताकि बड़ी ही आसानी से गैसेस एक्सचेंज हो सके क्योंकि बाहर से फ्रेश एयर जो है वो लंग्स में आ रही होती है और लंग्स में आने के बाद उसको ब्लड में शामिल करवा दिया जाता है क्योंकि उस एयर में स्पेसिफिकली हमें ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवानी होती है। तो हमने एयर से ऑक्सीजन ली, ब्लड में भेज दी। समझ आ गई? अच्छा जी, ये कुछ फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अब हमने देखना है कि और कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं या फिर कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, ये कौन कौन से फैक्टर जो है वो हेल्प करते हैं ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में। समझ आ गई? अच्छा, अब इसके ना दो पोर्शन है। पहला पोर्शन है जिसमें हम देखेंगे कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, ठीक है। इसका जो मेन सेकंड पोर्शन है ना इस टॉपिक का वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। समझ आ गई? चलो टाइम नहीं वेस्ट करते, हम अपना पहला पोर्शन स्टार्ट करते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। अच्छा जी, कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स की बात करें, मतलब इंसानों की बात करें, तो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं या रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। उन रेड ब्लड सेल्स में कुछ हीमोग्लोबिन मौजूद होती है। अब हीमोग्लोबिन क्या है? बेसिकली ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, और ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ये जैसे ही आपको पता है कि ब्लड में मौजूद होता है या स्पेसिफिकली एरिथ्रोसाइट्स में मौजूद होता है या रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होता है, उसमें वो उसको रेड कलर देता है। मतलब हीमोग्लोबिन की मौजूदगी की वजह से ही रेड ब्लड सेल्स का जो कलर है वो रेड होता है। समझ आ गई? अच्छा जी, अब हीमोग्लोबिन की जो है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, या हीमोग्लोबिन जो है वो ये एबिलिटी रखता है कि वो कंबाइन करता है अपने आप को ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ। अब जैसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा वो बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा, मैं आपके साथ एक डिटेल शेयर कर दूं, वो ये कि एक जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है ना वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कंबाइन करवाता है। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन की वो एबिलिटी है कि वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं क्योंकि इसने ट्रांसपोर्ट करवानी होती है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह, या ब्लड में एक जगह से दूसरी जगह। आपको पता है रेड ब्लड सेल्स में क्योंकि हीमोग्लोबिन मौजूद है तो जहां जहां ब्लड मूव करेगा वहां वहां हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवाता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है। समझ आ गई? और जैसे ही हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड की वो बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब जैसे ही हीमोग्लोबिन की तो हमने बात की कि ये जी कलर देता है, ठीक है, ये ब्राइट रेड कलर देता है। जैसे ही ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है ना तो ये पर्पलिश कलर का बन जाता है, ठीक है। तो कलर भी थोड़ा सा एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, उसके बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन की अब हमने डिटेल डिस्कस करनी है। ऐसा है कि कहते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात करें ना तो ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। अनस्टेबल का मतलब होता है कि स्टेबल नहीं है, कभी भी टूट सकता है। इसका मतलब कि अगर हीमोग्लोबिन की हम नेचर की बात करें, हीमोग्लोबिन ही इटसेल्फ अनस्टेबल मॉलिक्यूल है क्योंकि हमने कहा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड भी कर लेता है। अब क्योंकि ये अनस्टेबल है लेकिन जब इसको जरूरत पड़ेगी तो ये उस ऑक्सीजन से जान भी छुड़वा लेता है। अच्छा, अब हमने कहा क्योंकि ये अनस्टेबल है, ठीक है। अब क्या करेगा ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है उसके साथ ऑक्सीजन लगी है तभी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। अब क्या करेंगे कि जहां लो प्रेशर होगा, लेस प्रेशर होगा या फिर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी, मतलब कि कुछ टिश्यूज में जहां ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी या लो ऑक्सीजन होगी वहां क्या करेगा ये अनस्टेबल होने की वजह से ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो इसके साथ कंबाइन किए होते हैं उनको अपने से अलग कर देगा,
ठीक है। अभी होता कैसे, कहते हैं कि अगर हम आरबीसीएस की बात करें, मतलब रेड ब्लड सेल्स की बात करें, तो वो जो है ये एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे होते हैं, और ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है ना, मतलब हमने कहा कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं, वो बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये एक एंजाइम उसको प्रोसीड करवाता है, और वो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब सवाल ये आता है कि ये कहाँ मौजूद है? अब क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो भी रेड ब्लड सेल में मौजूद है, तो रेड ब्लड सेल के पास ही ऑक्सीजन आती है, तो वो कंबाइन करता है। इसका मतलब कि ये क्योंकि रिएक्शन को इनिशिएट करवाता है या फिर ये रिएक्शन को परफॉर्म करवाने में हेल्प करता है, इसका मतलब कि ये जो एंजाइम है ये भी रेड ब्लड सेल्स के पास ही मौजूद होता है। सो रेड ब्लड सेल्स में जो एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, ये फिर वो फैसिलिटेट करता है कि वो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को बड़ी ही आसानी से रिएक्ट करवा सके ऑक्सीजन के साथ। ठीक हो गया? नीचे रिएक्शन समझे, हीमोग्लोबिन कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, एरो यहाँ की तरफ है, तो इसका मतलब जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनी ये दोबारा टूट भी सकती है, मतलब कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी बन सकती है, ये अलग अलग भी हो सकती है, मतलब हीमोग्लोबिन अलग और ये ऑक्सीजन को वहां से फिर रिलीज भी करवा सकता है। अच्छा जी, अब हमें नई कहानी शुरू करनी है। वो कहानी होगी कि जहाँ ऑक्सीजन ज्यादा होगी वहां ये जो है ये ज्यादा, आप कह सकते हैं, सैचुरेशन शो करेगा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, वहां ये ज्यादा ऑक्सीजन को बाइंड करवा सकता है। यहाँ हम कहेंगे कि जहां ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, वो कैसे हम देख लेते हैं। कहते हैं कि एक स्मॉल पोर्शन जो ऑक्सीजन है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो डिजोल्व करवाने में कुछ ब्लड प्लाज्मा का भी हाथ होता है, ब्लड प्लाज्मा में भी कुछ स्मॉल पोर्शन जो है वो ऑक्सीजन का भी डिजोल्व होता है। अच्छा जी, कहते हैं कि अब हीमोग्लोबिन की बात करें ना, तो वो सी लेवल पे मैक्सिमम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। अब बात आती है कि सी लेवल पे ऐसी क्या, मतलब आप कह सकते हैं खास बात है जहाँ ज्यादा हीमोग्लोबिन जो है वो ज्यादा हद तक ऑक्सीजन को कंबाइन करता है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, अगर हम सी लेवल की बात करें ना, सी लेवल कहते हैं समुद्र के करीब करीब वाले एरिया। अब क्योंकि समुद्र में एल्गी मौजूद होती है, और आपको पता है जो एल्गी है वो लैंड प्लांट से ज्यादा अमाउंट में फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसका मतलब कि सी लेवल पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है क्योंकि वहाँ फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है। समझ आ गई? फोटोसिंथेसिस सी में ज्यादा होती है क्योंकि वहाँ एल्गी मौजूद है, और एल्गी आपको पता है बहुत ज्यादा अमाउंट में फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, उनका खुद का नंबर भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो सी लेवल पे ऑक्सीजन ज्यादा होती है। ठीक है, अब कहते हैं कि सी लेवल पे हम कहते हैं कि अगर ब्लड 100 ml है तो वहां से 20 ml जो है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो सकती है हीमोग्लोबिन में। समझ आ गई? क्यों? क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो जहां ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां ब्लड में जो मौजूद हीमोग्लोबिन है वो उसको ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो ज्यादा अमाउंट में जो है वो सैचुरेशन देखी जाती है या ऑक्सीजनेशन देखी जाती है या ऑक्सीजनेटेड होता है वो जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है। समझ आ गई? तो कहते हैं कि सी लेवल पे जो हीमोग्लोबिन है वो मैक्सिमम कैपेसिटी में ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन करवा रहा होता है, और वो इट सेल्फ जो है वो फुली ऑक्सीजनेटेड होता है या फुली सैचुरेटेड हो जाता है। समझ आ गई? अच्छा जी, उसके बाद अब हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें। नॉर्मली मतलब नॉर्मली अगर हम कुछ चीज नॉर्मल कंडीशन में या फिर नॉर्मल इन्वायरमेंट में है, सी लेवल पे नहीं है, तो नॉर्मल इन्वायरमेंट में अगर लंग्स की बात करें या एल्विलाई की बात करें, उनमें जो ब्लड में जो एब्जॉर्प्शन हो रही होती है वो कम्प्लीटली वहाँ नहीं हमें ऑक्सीजनेटेड देखने को मिलती, क्योंकि वहाँ हमने कहा कंडीशन चेंज होती है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही, सी लेवल की अब बात नहीं हो रही। अब इन्होंने हमें कंपेयर करके बता दिया कि जहाँ ज्यादा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होगी वहीं ज्यादा आपको पता है सैचुरेशन देखी जाती है, या वहीं ज्यादा जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करेगी। समझ आ गई? अच्छा जी, अब हमने कुछ एग्जांपल्स के साथ बात करनी है। कहते हैं कि अगर 100 ml ब्लड है तो 100 ml ऑफ ब्लड में 19.6 ml जो है वो ऑक्सीजन को कंटेन करेगा। ठीक है, अब जैसे ही 19.6 ml ऑक्सीजन जो है वो 100 ml ब्लड में डिजोल्व होगी, इसका मतलब हीमोग्लोबिन की बात करें तो वो इटसेल्फ 98% जो है वो सैचुरेटेड हुआ। ठीक है, उसमें 98% सैचुरेशन हुई। ठीक है, ये हम तब की बात करें जब ऑक्सीजन की जो टेंशन है या ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो 115 mm मर्करी देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात ये लिखी हुई है, कहते हैं कि अगर लंग्स में 100 mm की जो मर्करी का प्रेशर है ऑक्सीजन का, तब जो है वो ऑक्सीजन जो है वो मे भी, मतलब कैन भी पॉसिबल है कि वो ऑलमोस्ट ऑक्सीजनेटेड हो या सैचुरेटेड हो। हाँ, कंडीशन है कि अगर
लंग्स में 100 mm मर्करी का ऑक्सीजन प्रेशर हो। समझ आ गई? ये कुछ अगेन एमसीक्यू है। उसके बाद कहते हैं कि अगर हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होगी या जहां ऑक्सीजन का प्रेशर हाई होगा तो वहां भी सेम ही रिजल्ट होगा। अच्छा जी, मैक्सिमम लेवल पे इतनी ही हमें सैचुरेशन देखने को मिलती है। अच्छा, कहते हैं कि अगर लेट्स सपोज कि वो टिश्यूज या वो सेल्स जहां ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है या जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो गिर जाता है, और कहाँ तक गिरता है, अगर वो बिलो 90 mm मर्करी तक आ जाता है। अब क्या हुआ, अब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होगी तो जाहिर है बेटा कि जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो भी आप कह सकते हैं मोर सैचुरेटेड नहीं होगा, लेस सैचुरेटेड होगा। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपके लिए आसानी के लिए स्टेटमेंट भी रीड आउट कर देती हूँ। कहते हैं कि जब ऑक्सीजन का प्रेशर गिरता है 60 mm मर्करी तक तो क्या होता है कि टिश्यूज में ये देखा जाता है, मतलब कि अगर टिश्यूज में या सेल्स में इतना प्रेशर या इससे गिर जाता है तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है या हीमोग्लोबिन की जो सैचुरेशन है वो डिक्रीज हो जाती है वेरी शार्पली, बहुत तेजी से वो डिक्रीज होती है। अब जैसे वो सैचुरेशन डिक्रीज होगी, इसका मतलब सैचुरेशन का मतलब होता है या सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसने अपने साथ ऑक्सीजन को कंबाइन कर लिया है। लेकिन अगर इन्वायरमेंट में या टिश्यूज में या सेल्स में ऑक्सीजन ही कम है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन जो है वो कम्प्लीटली सैचुरेटेड नहीं हुई या उसकी जो सैचुरेशन है वो डिक्रीज होगी। तो क्या होगा, जैसे ही डिक्रीज होगा लिबरेशन देखने जाती है। लिबरेशन का मतलब खारिज होना शुरू कर देते हैं। जैसे ही इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन कम होती है फिर उसकी जो सैचुरेशन है वो भी कम हो जाती है हीमोग्लोबिन की, तो फिर ऑक्सीजन जो है वो वहां से रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ जो ऑक्सीजन कंबाइन थी, जो कि बहुत जिस कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन ज्यादा थी वहां से कंबाइन हुई हुई ऑक्सीजन जो है जैसे ही वो लेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन वाले इन्वायरमेंट में आती है तो हीमोग्लोबिन उसको रिलीज कर देते हैं। सो यही हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहा होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन से ऑक्सीजन को लेता है, अपने साथ कंबाइन करता है, और जहां कंसंट्रेशन कम देखी, जहां मतलब कि टिश्यूज में सेल्स में जहां उसने ऑक्सीजन का लेवल कम देखा, वो अपने साथ लगी हुई ऑक्सीजन को झाड़ देता है, खारिज कर देता है और उसको दे देता है जहां कंसंट्रेशन कम होती है। समझ आ गई? यही हम कह सकते हैं जी, इसने परफॉर्म कर दिया ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के मैकेनिज्म को। समझ आ गई? अब हमें ना कुछ फैक्टर्स देखने हैं जो कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है उसको अफेक्ट कर रहे हैं। सो कौन से 3 फैक्टर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कोई से 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे जो कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी को बहुत हद तक इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है जी कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन है। नहीं समझ आई? मैं बता देती हूँ। कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर प्रेशर ज्यादा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा, तो ऑक्सीजन टेंशन कम होती है, मतलब कि जहां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी वहां ऑक्सीजन कम होगी, वहां ऑक्सीजन कम होगी। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अब जाहिर है जहां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है ऑक्सीजन कम है, इसका मतलब जो कि हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी थी वो भी कम हो जाएगी। सो जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ने होल्ड करना था वो भी बिकम लेस हो जाता है किसी इन्वायरमेंट में जहां कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है। समझ आ गई? अब इसके उल्ट है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन है। सो जहां कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड होती है। ठीक है, लेकिन उल्टा है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ कम ऑक्सीजन बाइंड करेगी क्योंकि उस एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कम होगी, तो लेस जो है वो ऑक्सीजन होल्ड होगा या फिर उसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करती है तो वो फेवर करती है लिबरेशन में, मतलब कि खारिज करवाने में वो फिर हेल्प करती है ऑक्सीजन को ब्लड में। मतलब कि सो लेट्स सपोज हम टिश्यूज की बात करते हैं। टिश्यूज में जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहाँ क्या होगा कि वहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। अब जैसे ही हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल उन टिश्यूज के पास आएगा जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, वहाँ लिबरेशन देखने को मिलती है। मतलब जहाँ कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा वहाँ पे लिबरेशन ज्यादा होती है। कहाँ? किस चीज की लिबरेशन? मतलब कि वहाँ हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी थी वो कम हो जाती है। अब जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड हुई थी वो खत्म हो जाएगी, वो झड़ना शुरू हो जाती है, वो खारिज होना शुरू हो जाती है। सो फायदा ये होता है कि टिश्यूज को ऑक्सीजन मिल जाती है। तो यही तो ट्रांसपोर्ट है जो हम पढ़ रहे हैं।
समझ आ गई। नीचे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन कर दिया है। अच्छा जी, कहते हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर ज्यादा तो बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन की कम हो जाती है, टेम्परेचर कम तो बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। नहीं समझ आई? अच्छा जी, मैं बता देती हूँ। ऐसा है कि जब आप बहुत ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज करते हो या बहुत ज्यादा आप मस्कुलर एक्टिविटीज कर रहे होते हो, अब ज्यादा मस्कुलर एक्टिविटीज करने में या एक्सरसाइज करने में आपने देखा होगा कि आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो राइज करता है। अब बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम होती है। यही वजह है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। वो जो ज्यादा ऑक्सीजन की जो आप कह सकते हैं नीड है ना, वो फिर हमारी जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो पूरा कर रहा था, क्योंकि उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है टेम्परेचर ज्यादा में। तो टेम्परेचर ज्यादा हुआ एक्सरसाइज के दरमियान तो उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी कम हुई, उसको इफेक्ट हुआ, ठीक है, उसने अपने ऑक्सीजन जो है वो उस बॉडी को देना शुरू कर दी जहाँ टेम्परेचर ज्यादा है। सो इसी वजह से हम जो हार्ड एक्सरसाइज करते हैं वहाँ हमारी ऑक्सीजन नीड पूरी हो रही होती है। समझ आ गई। अब नेक्स्ट जो हमने फैक्टर डिस्कस करना है दैट इज पीएच। पीएच का क्या फैक्टर होता है? अब वो पीएच के फैक्टर की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा। अगर पीएच ज्यादा होती है तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। समझ आ गई। नीचे मैंने अगेन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन कर दिया, साथ ही आपको नोट्स भी बता दिए और आपके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मजीद हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप इसी तरह लिखें तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। मतलब कि पीएच कम हुआ तो हाइड्रोजन आयन बढ़ गए, हाइड्रोजन आयन बढ़ गए तो इसका मतलब कि हीमोग्लोबिन के साथ वो कंबाइन करना शुरू कर दिया उसकी प्रोटीन पार्ट के साथ। अब जब उसके साथ हाइड्रोजन आयन कंबाइन करना शुरू कर दिया, इसका मतलब उसको जगह नहीं मिल रही। अब जब उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन की वो कम होगी, ठीक है, तो पीएच कम, हाइड्रोजन आयन ज्यादा और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन भी कम, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अच्छा जी, उसके अलावा उल्ट है ना, अगर पीएच ज्यादा ब्लड में, ठीक है, तो उसकी जो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी है वो भी कम, क्योंकि पीएच के ज्यादा होने से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती है। अब जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो हीमोग्लोबिन के साथ जगह होगी ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करनी है नेक्स्ट रेस्पिरेटरी गैस को डिटेल से कि वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है भाई। अच्छा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये मोर सोल्यूबल है, मोर सोल्यूबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन से ज्यादा ये सोल्यूबल है। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यू फ्लूइड में आके सोल्यूबल हो जाती है, हल हो जाती है। अब जैसे ही टिश्यू फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड आके मिलेगी तो वो जैसे जैसे वो प्लाज्मा की मदद से ब्लड कैपिलरीज में मूव करेगी तो क्या होगा, अब होगा क्या, क्या परसेंटेज है, क्या डिफरेंट स्टेजेस है वो हम देख लेते हैं। कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में और डिफरेंट स्टेजेस की मदद से ट्रांसपोर्ट होती है। इवन स्टेजेस भी देखेंगे, परसेंटेज भी देखेंगे। पहला पॉइंट है कि थ्रू कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। सो कितनी परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये कैरी करता है। अब ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है ना, ये 20% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। हम परसेंटेज भी देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट कौन करवा रहा है। सो जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आपके माइंड में होगा कि ये कैसे बनता है, ये क्या है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जाहिर है ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ वो फिर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा। सो हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये जब मिलेंगे तो ये बनते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। समझ आ गई। अब ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ना, मतलब कि हीमोग्लोबिन के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो कितने परसेंट वो फिर ट्रांसपोर्ट करवाती है, हमने देख लिया 20%। अब प्लाज्मा की बात करते हैं, हमने कहा कि कुछ प्लाज्मा जो है वो भी ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, लेकिन इसकी परसेंटेज कम होती है। अगर हम इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें कि प्लाज्मा प्रोटीन कितनी ट्रांसपोर्ट करती है, वो है 5%। अगेन परसेंटेज एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पूछी जाती है पेपर में। सो क्या हुआ, ब्लड कैपिलरीज से जो लंग्स में ट्रांसपोर्ट होती है वो प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो 5% करवाती है। नेक्स्ट है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट के थ्रू भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट हो रही थी ब्लड में, और कितनी परसेंट, 70%। यस, अब आपके माइंड में होगा कि बाइकार्बोनेट आयन जो है वो कैसे बनती है। नेक्स्ट अब हम इनको कुछ रिएक्शन की मदद से भी समझने की कोशिश करेंगे। अब हमने देखना है कि ये बाइकार्बोनेट बनते कैसे। सबसे पहले हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यू फ्लूइड के वाटर के साथ मिलेगी तो वो कार्बोनिक एसिड, सबसे पहले कार्बोनिक एसिड बनेगा, ठीक है। अब कार्बोनिक एसिड में आयनाइजेशन होती है तो उनमें क्या होता है कि वो क्विकली स्प्लिट करते हैं, मतलब कि कार्बोनिक एसिड जो है वो स्प्लिट करेगा। अब वहां से हाइड्रोजन आयन सेपरेट होगा। जैसे ही हाइड्रोजन आयन सेपरेट हुआ, अब क्या बन गया, बाइकार्बोनेट बन गया। समझ आ गई। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो हमें मजीद भी देखने को मिलते हैं। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर पोटाशियम भी उसको लेके जा रहा था, मतलब कि ब्लड कार्पसूल्स, आपने परेशान होना कि क्या एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं कि रेड ब्लड सेल्स में जो पोटाशियम है कुछ अमाउंट में वो पोटाशियम भी एबिलिटी रखता है कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करवाने में। अच्छा जी, ये लास्ट स्लाइड है,
ठीक है। आई नो लेक्चर बहुत लंबा हो गया क्योंकि टॉपिक लंबा था। अब ये लास्ट स्लाइड है, इसमें हमने कंसंट्रेशन डिस्कस करनी है कि आर्टीरियल जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होती है और जो वेनस ब्लड है उसमें क्या कंसंट्रेशन होती है। नहीं समझ आई, मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ ताकि आप समझ आ जाए। ये आर्टीरियल ब्लड है क्योंकि आर्टरीज में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और ये वेन्स दिखाई गई क्योंकि वेनस सिस्टम में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ये लंग्स दिखाएं, ठीक है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है, जहाँ ऑक्सीजन शामिल हुई ऑक्सीजन आती है टिश्यूज के पास, ठीक है। अब यहाँ से ना आप देखें तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी करती आई। अब जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल टिश्यूज के पास आया, टिश्यूज के पास आते ही उसने देखा कि टिश्यूज में तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी थी वो वीक हुई, इफेक्ट हुई, उसने ऑक्सीजन को रिलीज करवाना शुरू कर दिया। अब जैसे ऑक्सीजन को रिलीज करवाना शुरू कर दिया तो टिश्यूज में फिर ऑक्सीजन को वो सप्लाई कर रहा होता है। इसी तरह हमने कहा कि ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसी तरह जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो फिर लंग्स में भेज दी जाती है। तो ये ट्रांसपोर्ट हमने देखनी थी जो कि हमने ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस कर ली। मैंने आपको थोड़ी सी डायग्राम की मदद से भी समझा दी। अब हमने जस्ट इनकी कंसंट्रेशन देखनी है कि वेनस जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होती है, जो आर्टीरियल जो ब्लड है उसमें क्या होती है। अब इसकी परसेंटेज देखते हैं हम अपनी लास्ट स्लाइड में, जो कि है ये। अच्छा, कहते हैं आर्टीरियल ब्लड की बात करें तो उसमें अगर हम 100 ml जस्ट एस्टिमेट लगाते हैं कि अगर हम 100 ml की बात करें तो उस आर्टीरियल ब्लड में 50 ml कार्बन डाइऑक्साइड होगी। आर्टीरियल ब्लड में कम होती है, ठीक है। लेकिन वेनस ब्लड में, क्योंकि वेन्स होती है, आपको पता है वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। कितनी देख लेते हैं, कहते हैं कि अगर हम एस्टिमेट लगाएं कि 100 ml ऑफ ब्लड है और वो वेनस ब्लड के तौर पे हम उसको समझ रहे हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 54 ml होगी। कितनी होगी? 54 ml। अच्छा जी, उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये जो 4% का डिफरेंस आया, मतलब आर्टीरियल में तो उन्होंने कहा 50, यहाँ 54, इसका मतलब 4% का जो हमें डिफरेंस देखने को मिला वो 4% जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिर वो टिश्यूज में भेज देते हैं, ठीक है, वो टिश्यूज में भेज देते हैं। उसके अलावा जो 4% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको लंग्स में भेज देते हैं। अब जैसे टिश्यूज में है, ठीक है, टिश्यूज में आने के बाद उसको लंग्स में भेज दिया जाता है। अब आपको पता है कि लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही आई वो फिर जाहिर लंग्स से फिर बाहर भेज दी जाती है आउटसाइड द एनवायरनमेंट। तो दिस इज ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर वीडियो। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। अगर आपने इस रिलेटेड मजीद कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आपने बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछने हैं। सो नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टिल देन अपने आप में बहुत सारा ख्याल रखना है। चैनल को भी सब्सक्राइब किए बगैर आपने नहीं जाना, बेल आइकन भी प्रेस करनी है ताकि इस चैनल रिलेटेड जितनी भी न्यू अपडेट्स हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच जाए, और आपने दोस्तों तक भी ये चैनल शेयर करें ताकि किसी और का भी भला हो जाए। सो टिल देन नेक्स्ट तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।